हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीए नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस चैनल के ऊपर एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें अपन नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे नॉर्थ का एग्जाम हो गया, इसके अलावा कोई भी अदर नर्सिंग से रिलेटेड पेपर होता है उसके यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो अपन क्वेश्चंस करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और यदि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है और फिर भी आपका कोई पेपर है वो नज़दीक आ गया है, तो आपको हेल्पफुल ये रहेगा कि आप यहाँ से एक टॉपिक का ओवरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलेंगे। इसके अलावा खास बात क्या है कि अपन जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में दी हुई होती है, तो लगभग आपको एक क्वेश्चन से चार ऑप्शंस के द्वारा चार क्वेश्चन और तैयार हो जाता है। तो ओवरऑल मैं आपसे कह दूं तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो नर्वस सिस्टम चल रहा है। इसके अपन ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है, फ्रंटल लोब के अंदर होता है, या फिर पैराइटल लोब के अंदर होता है। ये पूछ रहा है जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारी ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब होता है उसके अंदर ये हमें जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, इफ अ पेशेंट्स राइट साइड इज वीक, व्हाट शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस बाय द नर्स। यानी कि एक पेशेंट है जिसके ब्रेन का जिसका जो राइट साइड है वो थोड़ा वीक है, तो इससे जो नर्स है वो क्या मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस कर सकती है। ये कर सकता है, एक्सप्रेसिव एप्सिया इज prominent on clients with right side weakness. The affected lobe in patient is the right lobe. The client will have problems in judging distance and uh, proprioception. Client's orientation to time and space will be much affected. राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका बहुत ज़्यादा राइट रहेगा, करेक्ट इसका रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन इसकी। जो एक्सप्रेसिव एफेसिया है, अफेजिया है, जिसे ब्रोका अफेजिया या फिर मोटर अफेजिया भी कहते हैं, अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इनटू ब्रोका स्पीच एरिया विच इज लोकेटेड एट फ्रंटल लोब इनटू लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी कि जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसके अंदर फ्रंटल लोब पाया जाता है। वहाँ पे जो ब्रोका स्पीच एरिया है उसके अंदर यदि डिफेक्ट आ जाता है तो उसे अपन एक्सप्रेसिव अफेजिया कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ब्रोकाज स्पीच एरिया जिसे अपन कंट्रोल स्पीच, जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है, इज लोकेटेड इनटू लेफ्ट हेमिस्फीयर, दैट्स वाई अफेजिया is prominent into clients with right sided weakness. ठीक है, proprioception means the awareness of posture, movement and changes in equilibrium, which is the function of cerebellum. पेशेंट हैव राइट साइड वीकनेस, सो अफेक्टेड पार्ट्स विल बी लेफ्ट लोब्स। यानी कि पेशेंट की जो राइट साइड वीक है इसका मतलब ब्रेन का कौन सा वाला जो पार्ट है या फिर लोब है अफेक्टेड हुआ है, लेफ्ट वाला लोब है वो अफेक्टेड हुआ है। ब्रोकाज एरिया कंट्रोल, यानी कि जो ब्रोकाज एरिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, क्या किसको कंट्रोल करता है, सेंसरी फंक्शंस को, स्पीच को, इमोशंस को, या फिर मोटर फंक्शंस को। अभी हमने देखा था जो ब्रोका एरिया है वो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रोकाज एरिया इज इन द, यानी कि अब ब्रोकाज एरिया की सिचुएशन पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो फ्रंटल लोब के अंदर होता है, पैराइटल लोब के अंदर होता है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है, या फिर टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। विच कॉर्टिकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच, सेरेबेलम एरिया, हाइपोथैलेमिक एरिया, हिप्पोकैम्पस, या फिर ब्रोकास एरिया। ठीक है, जो कॉर्टिकल एरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के फॉर्मुलेशन के लिए, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है। इसके राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इनएबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि किसी वर्ड को समझने या फिर उसको स्पीक करने की इनएबिलिटी क्या कहलाती है, इंसोमनिया, अप्रेक्सिया, अग्नोसिया, या फिर एफेजिया। तो सही ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ अफेजिया, एक्सप्रेसिव अफेजिया और दूसरा होता है रिसेप्टिव अफेजिया। एक्सप्रेसिव अफेजिया का मतलब क्या होता है, इनेबिलिटी ऑफ अ क्लाइंट टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड ड्यू टू डिफेक्ट इनटू ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब इन द ऑफ द ब्रेन। यानी कि यहाँ पे क्लाइंट के जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको अपन समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो उसका ब्रोकाज एरिया होता है वो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का वो वाला पोर्शन, उसके अंदर ब्रोकाज एरिया पाया जाता है जो कि हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। तो जो उसके स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको अपन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दूसरा होता है रिसेप्टिव अफेजिया, जिसे अपन वर्निक्स अफेजिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ अ क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द स्पोकन एंड राइटन वर्ड्स ड्यू टू डिफेक्ट इनटू ब्रिकनीज एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब इन द ब्रेन कैन कॉज रिसेप्टिव अफेजिया, एक्सप्रेसिव अफेजिया, सीजर्स विद द विजुअल एरिया,
या फिर निस्टेगमेशन या फिर हाइपर एस्थीसिया। ठीक है, इसकी राइट ऑप्शन की यदि यहाँ पे बात करते हैं अपन तो इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा, बिल्कुल एक्सप्रेसिव अफेजिया इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे 58 नंबर के क्वेश्चन पे। अ कंप्लीट लॉस ऑफ लैंग्वेज कंपेरिजन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, डिसफ्लुएंसी, अफेजिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिसफेजिया। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक एंड इज अनेबल टू कम्युनिकेट, दिस इज कॉल्ड। यानी कि एक पेशेंट है जो कि स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है और यहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसको अपन क्या कहेंगे? डिसफेजिया, डिसफेजिया, पार्शियल अफेजिया या फिर अफेजिया। सही ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। डिस्फेशिया इज अ डिफेक्ट देन कॉज इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग के अंदर, स्पीच के अंदर, स्वेलिंग के अंदर या फिर विजन के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। डिस्फेशिया मीन्स क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रेन लेशन और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। 61 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज डिस्पाइट इनएक्ट मोटर फंक्शन इज एनहीडोनिया, अप्रेक्सिया, एपैथी या फिर इम्नेसिया। इसके सही ऑप्शन की यदि यहाँ पे हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ परपोजिव मूवमेंट और एक्टिविटी ऑल्दो देयर इज नो सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट कॉल्ड अप्रेक्सिया। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्नोसिया, एटेक्सिया, डिसअर्थरिया या फिर एलेक्सिया। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज साइट्स, साउंड, वर्ड्स और अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन कॉल्ड एग्नोसिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ रहा है कौन सा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने निकल के आएंगे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स? कौन सा इनमें से ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स होता है? स्टम्बल रिफ्लेक्स, गैलोपिंग रिफ्लेक्स, मास रिफ्लेक्स या फिर प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो सी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग द रिस्पॉन्स ऑफ अ विसरल ऑर्गन इफेक्टर, कार्डियक मसल, इन्वॉल्टरी मसल्स और ग्लैंड्स। दूसरा होता है मास रिफ्लेक्स इज एन ऑटोनोमिक डिसफंक्शन दैट में अकर्स एज अ लेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसेक्शन अक्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मास रिफ्लेक्स जो है इसको मार्क किया जाता है बाय एपिसोड्स ऑफ स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड मस्कुलर spasms of the leg. Except mass reflex, other reflex are not autonomic reflex is produced by voluntary muscles by examiner. ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे अब हमारे सामने आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? बाबेन्स की रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, बाइसेप्स जर्क या फिर ट्राइसेप्स जर्क। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं अपन। जैसे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है इज अ क्यूटेनियस रिफ्लेक्स कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ स्किन or of areas that depends on the spinal cord as a motor center. Scapular, epigastric, abdominal, cerebrastric, gluteal and plantar reflexes or on centers in the medulla जिसमें अपन conjunctival, pupillary, plateal reflex. This reflex is induced by a very light stimulus such as stroking the skin lightly with soft cotton swab, Papinski reflex. ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट अ रिस्पॉन्स नोन एज फाइट और फ्लाइट? यानी कि जो कौन सा नर्वस सिस्टम, कौन सा डिवीजन है नर्वस सिस्टम का जो कि फाइट या फिर फ्लाइट को इनिशिएट रिस्पॉन्स करता है फाइट या फ्लाइट के टाइम पे? द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि यदि फाइट हो जाएगी, फ्लाइट हो जाएगी, ठीक है, या फिर फियर होगा, इसे 3F भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F भी कहते हैं इसको। फाइट, फ्लाइट या फिर फियर। तो तीन टाइम पे हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इस टाइम पे होता क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं और इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है हमारी, यानी कि जो यूरेथ्रा है, वो थोड़ा सा उसकी मसल्स लूज हो जाती हैं। ठीक है, और इसको जब कम करने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे अपन कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो कि जैसे कि मान के चलिए हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से इंक्रीज हो गया, अब उसको डाउन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि वो डाउन नहीं होगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकती हैं। तो उसको कम करने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, देखिए। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन गिवन बाय W.B. कैनन, US फिजियोलॉजिस्ट थे।
इज जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी इसको रिस्पॉन्स करती है। इट इज इनिशिएटेड बाय इंटेंस स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ एएनएस एंड द एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला के अंदर कैसे होता है कि वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और उस समय हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एएनएस का ही पार्ट होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। दिस रिस्पॉन्स प्रिपेयर ऑफ द बॉडी टू आइदर फ्ली या फिर आइदर फाइट या फिर फ्लाइट। ठीक है, ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, या तो फाइट करिए, लड़िए, या फिर वहाँ से भाग जाइए, फ्लाइट कर जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इमरजेंसी कंट्रोल ब्रांच ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम में विच ऑफ द फॉलोइंग, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सेरेब्रोस्पाइनल या फिर वेंट्रोमेडियल। तो इमरजेंसी कंट्रोल ब्रांच कौन सी है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, उसकी ये हमसे बात कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे अपन कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, स्ट्रेस कॉजेज रिलीज ऑफ। स्ट्रेस को कॉज करने वाला कौन सा रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन है जो कि रिलीज होता है जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ जाता है। कॉर्टिसोल है, डोपामाइन है, इंसुलिन है, या फिर एपिनेफ्रिन है। तो ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट रहेगा। कॉर्टिसोल को ही क्या कहा जाता है, सॉरी, स्ट्रेस कॉज रिलीज ऑफ, कॉर्टिसोल नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, एपिनेफ्रिन। ठीक है, देखिए, एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फोर्स दैट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस किसे कहते हैं, कोई भी फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल फोर्स यदि हमारी जो इक्विलिब्रियम है, हमारी बॉडी की जो समानता है उसको डिस्टर्ब करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान, जैसे कि फाइट हो गई या फ्लाइट हो गई, ये हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। लेवल ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर इंक्रीजेस। तो इस दौरान क्या होता है, हमारी जो एड्रिनल मेडुलरी है वहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। दोनों ही किस प्रकार के हैं, कैल्चोकोलामाइंस हैं। ठीक है, ये अब क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिलीज कैचोकोलामाइंस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। कौन सी बॉडी करती है, तो एड्रिनल मेडुला करती है। अभी हमने देखा था ऊपर के क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, विच इज द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी हमने पढ़ा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि फाइट और फ्लाइट के टाइम पे कौन से जो रिस्पॉन्स है वो इंक्लूडेड है केवल एक को छोड़ के। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बिल्कुल राइट आंसर है। इंक्रीज इन सेलाइवरी सिक्रेशन नहीं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और सिसेशन ऑफ ब्लैडर और बाउल एक्टिविटी, तो ये भी सही है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस सही है, लेकिन इंक्रीज इन सेलाइवरी सिक्रेशन ये बिल्कुल राइट आंसर है, गलत है। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। क्यों, जब फाइट या फिर फ्लाइट यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम हम देखते हैं हमारा मुंह है वो सूख जाता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है सेलाइवरी की सिक्रेशन में इंक्रीज हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, ऑल बॉडी सिस्टम एक्टिविटीज इंक्रीज। लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव है और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, ये आप क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। सो सेलेवरी सिक्रेशन डिक्रीज नॉट इंक्रीज, तो ये इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फाइट और फ्लाइट, या फिर टेकीकार्डिया। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि फिर से हमें ये कैसा बताना है जो कि नहीं होगा। डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यही गलत है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजमेंट होता है। कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीजन टेक बिल्कुल सही है। मेंटल अलर्टनेस बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर सही है। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे, द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल्स ऑफ एयरवेज इज कॉल्ड एज। इंक्रीज गैस एक्सचेंज, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रक्शन, या फिर इंक्रीज सिक्रेशन। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपैथेटिक वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा
न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, नॉर एपिनेफ्रिन इसका राइट आंसर रहेगा। नॉर एपिनेफ्रिन जिसे अपन नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, एक हार्मोन है जो कि एड्रेनल मेडुला के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये सिमिलर है किसके, एपिनेफ्रिन के, इन केमिकल एंड फार्माकोलिकल प्रॉपर्टीज। फार्माकोलिकल प्रॉपर्टीज और हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बिल्कुल एपिनेफ्रिन के समान होता है, लेकिन चीफली एज अ बेसो कॉन्ट्रैक्टर। ये मेनली कौन सा होता है, बेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसे अपन जनरोबेसल जनरली जिसे अपन बेसो कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द मोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स या फिर एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा एक फंक्शन है। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो स्टिमुलेटिंग है स्वेट ग्लैंड्स, तो ये सिंपैथेटिक में होती है, पैरासिम्पैथेटिक में नहीं होती। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो उसमें डायलेशन होता है पुतलियों का, प्यूपिल का डायलेशन होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन किस में होगा, पैरासिम्पैथेटिक में होगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हेयर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, ये बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक में नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द GI ट्रैक्ट रेगुलेशन। GI ट्रैक्ट रेगुलेशन के लिए कौन सा सही नहीं है। द mesenteric plexus regulate GI tract motility, the submucosal plexus regulate GI tract secretion, the neurons of the enteric nervous system ENS cannot function independently and are regulated by autonomic nervous system, parasympathetic fibers increase the activity of ENS neurons while sympathetic nervous inhibit them। इसकी राइट आंसर की यदि बात करते हैं तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जो ENS है, जिसे गट की ब्रेन कहते हैं, इज अ डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन है, कॉन्सिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ मेसेंट्रिक एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सस। आगे बात करते हैं, ऑल्दो द ENS इज इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्सोन from the other division of ENS, the enteric nervous system also act independently। अगला जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे सामने स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम लोकेटेड विद इन द वर्टिकल कैनाल इज कॉल्ड। यानी कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट जो नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेटेड होता है वर्टिकल कैनाल में, उसे अपन क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट रहेगा। 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेटेड रहता है, जो कहाँ पाया जाता है, विद इन द वर्टिकल कैनाल इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिकल कैनाल में पाया जाता है जिसे अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की एडल्ट मेल के अंदर लेंथ कितनी रहती है, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। 18 सेंटीमीटर रहती है, 45 सेंटीमीटर रहती है, 50 सेंटीमीटर रहती है, फिर 36 सेंटीमीटर रहती है। तो 40 से 50 के बीच में 45 सेंटीमीटर को अपन सही मान लेते हैं। तो 45 सेंटीमीटर लंबी स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है एडल्ट मेल में। आगे बढ़ते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है किससे मिलकर बनी हुई होती है, न्यूरॉन से, कार्डियक मसल से, स्मूथ मसल से, या फिर स्टीयर्ड मसल से। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि 100 बिलियंस न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी कि स्पाइनल नर्व्स के अंदर कितने पेयर्स ऑफ नंबर नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए 28 पेयर्स, 30 पेयर्स, 29 पेयर्स, या फिर 31 पेयर्स। तो 31 जोड़ी जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं। एनी ऑफ द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड स्पाइनल नर्व, यानी कि ऐसी कोई भी नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है उसे अपन क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व कहेंगे। टोटल 31 पेयर के अंदर होती हैं, जिसमें से 8 होती हैं सर्वाइकल, 12 होती हैं थोरेसिक, 5 होती हैं लंबर, 5 होती हैं सैक्रल, और 1 होती है कॉक्लिगेल नर्व। 81 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर मेड इन देयर स्पाइनल कॉर्ड्स, यानी कि सर्वाइकल जो नर्व्स होते हैं उनके नंबर ही हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूट वैल्यू ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स आर। नी जर्क रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू क्या रहेगी, L1 L2 S3 S4 S1 S2 L3 L4। सही ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ द लेग रिजल्टिंग फ्रॉम परक्यूजन ऑफ द patellar tendon called knee jerk reflex, also called patellar reflex। ठीक है, the reflex is mediated by the L3 and L4 nerve root, mainly L4। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। the nerve which innervate the diaphragm is,
इंटरकोस्टल नर्व, फेरेनिक नर्व, डोर्सल नर्व या फिर वेगस नर्व। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। फेरेनिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस, जहाँ से C3 से C5 के बीच में होता है। इट इनर्वेट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम इज डोम शेप्ड स्केलेटल मसल दैट सेपरेट द एब्डोमेन फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम क्या है? एक डोम शेप्ड स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि एब्डोमेन को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करती हैं, विच इज 80% रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। जो कि हमारे रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, उसका 80% होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इंस्पायरेशन मेनली। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व्स थी वो कितनी थी? 31 पेयर्स में थी। अब अपन बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? टोटल पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर, कितने पेयर्स होते हैं देखिए, 122, 20, 12 या 14। तो 12 बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स। एनी ऑफ द 12 पेयर्स नर्व्स, CN फर्स्ट से लेकर CN12 तक, originating in the brain stem and mainly controlling the activities of the face and head called cranial nerves। cranial nerves ऐसी होती हैं जो कि हमारा जो क्रेनियम है, बॉडी का जो अपर पार्ट है, फेस की बात करें, हेड की बात करें, तो क्रेनियम कहते हैं। तो उनको जो कंट्रोल करती हैं उसे अपन क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। while assessing a patient cranial nerves, the nurse asks the patient to raise the eyebrow, smile and show the teeth to assess which cranial nerves। तो अब यदि हम पेशेंट को कह रहे हैं, नर्स कह रहे हैं कि आईब्रोज को ऊपर उठाइए, स्माइल करिए, टीथ दिखाइए, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी स्पाइनल कौन सी जो हम बात कर रहे हैं पे क्रेनियल नर्व्स है वो काम कर रही है। वेगस है, फेशियल है, ऑल्फैक्टरी है या फिर ऑप्टिक है। तो फेशियल बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। असेसमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो फर्स्ट होती है, अब सारी क्रेनियल नर्व्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पहली क्रेनियल नर्व्स है कौन सी? ओल्फैक्टरी, जो कि लॉस ऑफ और डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ स्मेल। यदि ये खत्म हो गई तो क्या कर जाएगी? लॉस हो सकता है या फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है सेंस ऑफ स्मेल। यानी ओल्फैक्टरी है तो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होगी। तो पहली हमारी यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरी की बात करते हैं क्रेनियल नर्व सेकंड, जो कि ऑप्टिक है, यानी कि जो हमारी आंखों से रिलेटेड होती है, तो ब्लाइंडनेस यहाँ पे आ जाएगी। तीसरी बात करते हैं क्रेनियल नर्व थर्ड्स, जो कि ऑक्यूलोमोटर होती है, टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, डेविएशन ऑफ आईबॉल आउटवर्ड, डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड डाइपोलिया पोलोपिया। आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ क्रेनियल नर्व्स है जिसे ट्रोक्लिया कहते हैं, रोटेशन ऑफ द आईबॉल अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डाइप्लोपिया। क्रेनियल नर्व जो फिफ्थ होती है ट्राइजमाइनल कहते हैं। सेंसरी फंक्शन इसका क्या है? पेन और लॉस ऑफ सेंशन इन द फेस, फोरहेड, टेम्पल एंड आई। मोटर फंक्शन, यानी कि ये मिक्स्ड प्रकार की क्रेनियल नर्व्स है जिसमें सेंसरी फंक्शन भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मोटर फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। मोटर फंक्शन क्या रहेगा? डेविएशन ऑफ द जॉ टुवर्ड्स एंड पैरालाइज साइड, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, च्यूइंग करने में प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व 6 की यहाँ पे बात करते हैं, जिसे अपन एबंडेंसेंस कहते हैं। अब मोटर नर्व, ये एक प्रकार की मोटर नर्व है जो कि डेविएशन ऑफ द आई आउटवर्ड्स एंड डाइप्लोपिया। क्रेनियल नर्व जो सेवंथ होती है, जो कि फेशियल जिसे अपन कहते हैं, पैरालिसिस ऑफ ऑल द मसल्स इन वन साइड ऑफ द फेस, इनएबिलिटी टू रिंकल द फोरहेड, टू क्लोज द आई, टू विशल एंड स्माइल, वेल्स पाल्सी जिसे कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स 8 की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर होती है, जो कि डीफनेस, टिटेनस, नजुआ एंड वोमिटिंग से रिलेटेड होती है। क्रेनियल नर्व्स 9th की बात करते हैं, जो कि ग्लोसोफेरेंजियल होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ द टेस्ट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और लॉस्ट ऑफ गैंग रिफ्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, 10th की बात करते हैं तो ये वेगस होती है, होर्सनेस एंड डिफिकल्टी इन सोलोइंग एंड टॉकिंग। क्रेनियल नर्व्स 11th की बात करते हैं, जो कि स्पाइनल एसेसरी होती है, ड्रॉपिंग ऑफ द शोल्डर, इनएबिलिटी टू रोटेट द हेड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। क्रेनियल नर्व्स 12th की बात करते हैं, जो कि हाइपोग्लोसल होती है, पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ टंग एंड थिक स्पीच। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं यहाँ पे। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन न्यूरोलॉजिस्ट आस्क अ पेशेंट टू स्माइल, व्हिच क्रेनियल नर्व्स इज बीइंग टेस्टेड। अब यहाँ पे स्माइल करने की बात कर रहा है तो कौन सी जो क्रेनियल नर्व्स है उसको टेस्ट करना चाहता है? ऑप्टिक को, फेशियल को, वेगस को या फिर एसेसरी को। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे, द मूवमेंट ऑफ द हेड एंड शोल्डर्स एंड कंट्रोल बाय द। अब हेड के मूवमेंट को और शोल्डर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है कौन सी? अवेडसेंस नर्व्स, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, एक्सेसरी नर्व्स या फिर हाइपोग्लोसल नर्व्स। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ क्रेनियल नर्व्स। फोर्थ क्रेनियल नर्व्स की हमसे नाम पूछ रहा है, फेशियल है, अवेडसेंस है, ट्रोकियल है या फिर ट्राइजेमाइनल है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ट्रोकियल इसका राइट आंसर रहेगा। 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द 10th क्रेनियल नर्व्स अवेडसेंट है, वेगस है, फेशियल है या फिर हाइपोग्लोसल है। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा? वेगस इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल नर्व्स। अब निम्न में से कौन सी ऐसी है जो कि क्रेनियल नर्व्स नहीं है? असेसरी, अवर्सेंस, ट्रोक्लियर या फिर कोकिगल। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा, ये क्रेनियल नर्व्स नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज कन्वेयर्ड बाई, ठीक है, टेस्ट की हमसे बात करें तो वेगस एन, ग्लोसोफेरेंजियल एन, फेशियल एन, हाइपोग्लोसल एन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा क्योंकि ये टेस्ट से रिलेटेड क्रेनियल नर्व्स है। 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट स्मेल, ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, फेशियल। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्व्स विच कन्वेज स्पेशल सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल स्मेल से रिलेटेड कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व है, ट्रोक्लियर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच आर द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल जो नर्व है उसका मेन फंक्शन क्या है, विजन एंड सेंसेशन, सोलोइंग एंड स्पीच, हियरिंग एंड स्मेल, सेंसेशन एंड हियरिंग। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। 8th नंबर की बात करते हैं, सॉरी 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्रेनियल नर्व्स किसको अफेक्ट करती है, टेस्ट को, टच को, स्मेल को या फिर इक्विलिब्रियम को। तो सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। दिस नर्व मेंटेन्स हियरिंग एंड बैलेंस, कौन सी नर्व्स है जो कि हियरिंग और बैलेंस को मेंटेन करती है, वेस्टिब्यूल, व्यूलोकॉक्लियर, वेगस, फेशियल या फिर ट्रोक्लियर। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए इसकी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल रहेगी, तो ऑप्टिक नर्व इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड क्रेनियल नर्व्स, तीसरी क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, ओक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्टिक नर्व, अवर्निसेंस नर्व या फिर ट्रोक्लियर नर्व्स। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व्स पेयर्ड विद इट्स नेम करेक्टली, 12th नर्व हाइपोग्लोसल है, 5th क्रेनियल नर्व्स ऑडिटरी नर्व्स है। तो ए ऑप्शन में बिल्कुल उसका राइट रहेगा, बाकी के यहाँ पे इनकरेक्ट रहेंगे। सेकंड क्रेनियल नर्व ओल्फैक्टरी है, गलत है, ठीक है। और 10th है वो ट्राइजेमिनल नहीं है, कौन सी, वेगस है। ऑल आर मोटर नर्व एक्सेप्ट, यानी सारी की सारी मोटर नर्व्स होती हैं केवल एक को छोड़ के, कौन सी है, एक्सेसरी है, एवेंसेंट है, ट्रोक्लियर है या ट्राइजेमिनल है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट ट्राइजेमिनल कौन सी प्रकार की है, मिक्स्ड प्रकार की है। ऑल अदर नर्व्स आर मोटर नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और जो नर्व सिस्टम है इसके टोटल 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे 101 से लेकर 151 नंबर क्वेश्चंस का। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।